गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास विषय में बीए पाठ प्रथम की प्रथम पुस्तक भारत का इतिहास को पर चर्चा करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चोलकालीन शासन व्यवस्था और उसकी संस्कृति। हमने पहले जितने भी वीडियो देखे, इसके पहले 2 वीडियो देखे हैं, उसमें हमने चोलकालीन शासकों के बारे में चर्चा करी थी। तो चोलों का जो शासन था प्राचीन भारत के सुदूर दक्षिण भारत में शासन करने वाले थे ये राजवंश, और इसमें चोल वंश का स्थान महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत के जिस प्रदेश में चोल वंश का राज्य था उस प्रदेश को चोल मंडल कहा जाता था, और उसमें आधुनिक तंजौर और तिरुचिरापल्ली तथा पड्डुकोट राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। चोल वंश में अनेक प्रतिभाशाली शासकों का उदय हुआ जिन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से दक्षिण तथा उत्तरी भारत के इतिहास को प्रभावित किया। तो इसका जो हमने प्रथम शासक के बारे में पढ़ा था, चोलों का प्रथम शासक, सर्वप्रथम जो शासक हुआ था उसका नाम था करिकाल, और अंतिम जो शासक हुआ था वो था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जब सिंहासन पर बैठा तो वो एक अंतिम स्वतंत्र शासक था। उसके समय में आंतरिक स्थिति एकदम निर्बल हो गई थी, और इसका लाभ उठाकर जो निकटवर्ती राज्य हैं उन्होंने अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। गणपति काकतीय ने कांची पर अधिकार कर लिया, और इसी समय पांड्य नरेश जयवर्मन सुंदर पांड्य ने चोल राज्य पर आक्रमण कर राजेंद्र तृतीय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार चोल नरेश जो थे पांड्यों के सामंत बन गए और चोलों की स्वतंत्रता का अंत हो गया। अब ये तो हमने इसकी स्टार्टिंग पढ़ी कि किस तरह से फर्स्ट शासक करिकाल था और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अब इस वीडियो में हम इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चोलों की जो शासन व्यवस्था थी उसका स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक जानते हैं, जहाँ राजा का शासन होता है, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। तो जो चोल थे उनके जो शासन का स्वरूप था वो था राजतंत्रात्मक, और राजा ही समस्त शक्तियों का या समस्त शासन का केंद्र बिंदु था, और उसमें सारी शक्तियाँ समाहित थी। चोल जो नरेश थे बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। इन उपाधियों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे कि क्या क्या उपाधि उन्होंने धारण की थी। जिस तरह से हमने देखा कि राजेंद्र प्रथम था, इसने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी जो है उपाधियाँ ये लोग धारण करते थे। ठीक है, इन्होंने अपने गौरव को प्रतिष्ठित भी किया, किंतु धीरे धीरे समय अनुसार जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए और चोल वंश का पतन होता चला गया। शासन प्रबंध में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्चाधिकारी भी होते थे, पदाधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, और इन सब की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। नगरीय प्रशासन को संचालित करने के लिए चोल साम्राज्य में सुसंगठित नौकरशाही विद्यमान थी। पदाधिकारियों को और कर्मचारियों को नगद वेतन के स्थान पर जमीन जायदाद प्रदान की जाती थी। प्रजा की स्थिति जानने के लिए सम्राट कभी कभी दौरे भी किया करते थे। चोल नरेश प्राय अपने जीवन काल में ही अपने जो योग्य पुत्र थे उसको अपना युवराज घोषित कर देते थे, और युवराज क्या करता था, राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करता था। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य को अनेक मंडलों में विभक्त किया। मंडल को क्या कहा जाता था, प्रांत, या प्रांत को मंडल कहा जाता था, कैसे भी आप मान लीजिए। और प्रत्येक प्रांत को कोटुम में विभक्त किया गया था, और कोटुम जिलों में, नाडुओं में विभक्त थे। तो अपना पॉइंट कैसे बनेगा, मंडल, मंडल के बाद कोटुम, कोटुम के बाद नाडु, और नाडु के बाद कुर्रम। कुर्रम गांव का जो समूह होता है उसको कुर्रम कहते थे। मंडल का शासन राजा द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतपति द्वारा संचालित होता था। ये प्रांतपति वैसे तो राजकुमार अथवा राजवंशी लोग ही होते थे, और कभी कभी विजित देश के जो राजा होते थे उनको भी प्रांतपति बना दिया जाता था। मंडलों से लेकर ग्रामों तक की शासन उनकी सभाओं द्वारा संचालित होता था। नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की सभा को नक्स्तार कहा जाता था।
ग्राम की सभा उरार कहलाती थी। दान में दिए गए ग्राम चतुर्वेदी मंगलम कहे जाते थे। इनका प्रबंध सभा संस्था करती थी और इसके जो अतिरिक्त जो व्यापारी और शिल्पी होते थे ना, उनकी सभा अलग से होती थी और उनकी सभा को श्रेणी या पूग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी या पूग कहा जाता था। और शासन प्रबंध में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। ग्राम प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ग्राम जो शासन था, चोल शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता था। चोल साम्राज्यों के ग्रामों में प्रशासन में जनतंत्र विद्यमान था। उरार और सभा नामक ग्राम सभाएं अपनी समितियों द्वारा ग्राम का शासन संचालन करती थी और इन्हें बेरियम कहा जाता था। अच्छा, इसके लिए ग्राम प्रशासन के लिए भी समितियाँ होती थी। उनके नाम थे स्थायी समिति, तड़ाक समिति, कृषि समिति, न्याय समिति आदि अनेक समितियाँ होती थी। और इन समितियों के जो सदस्य होते थे, जो ग्रामीण जनता के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते थे। इन समितियों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उनमें योग्यता भी होना अनिवार्य था और सदस्यों का निर्वाचन लॉटरी के द्वारा किया जाता था। ग्राम सभाओं पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती थी। ये सिंचाइयों के लिए कुएं, नहर, तालाबों का निर्माण करती थी, ग्रामों की जनता की और फसल की रक्षा करती थी और भूमि कर को इकट्ठा करके राजकोष में जमा करती थी। ग्राम के मुकदमों को सुनती थी। इसके अलावा हाट का प्रबंध करती थी। मंदिरों व सड़कों के निर्माण आपातकालीन कार्य में भी इनका कार्य करती थी। ग्राम सभाओं को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता थी और राजा साधारणतः उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। इसके पश्चात राज की आय व्यय क्या थी कि राजभूमि जो है, आय का जो मुख्य स्रोत था वो उपज का 1/6 से 1/3 भाग तक होता था। भूमि कर अनाज या मुद्रा के रूप में लिया जाता था। अकाल या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट होने पर भूमि कर को कम या माफ कर दिया जाता था। भूमि कर के अलावा व्यापारियों से चुंगी कर वसूल कर लिया जाता था। राज्यों के खानों, वनों और सिंचाई साधनों से भी राज्य को काफ़ी आय होती थी। इस आय का अधिकांश भाग सेना और नागरिक सेवा पर खर्च किया जाता था। इसके अलावा सड़कों, बांधों, तड़ागों, मंदिर आदि बनवाने में भी पर्याप्त धन व्यय किया जाता था। इसी तरह से जो न्याय व्यवस्था थी वो सुसंगठित थी। न्याय प्रदान करने का जो कार्य था स्थानीय संस्थाओं के जिम्मे में था। इसके निर्णय के विरुद्ध, अगर आपको निर्णय के विरुद्ध जाना है तो राजा के पास जा सकते थे। जूरी व्यवस्था थी उस समय। दंड विधान उदार था और हत्या के आरोपी को 16 गायों का मूल्य के बराबर अर्थदंड देना होता था। सैनिक व्यवस्था भी संगठित सेना थी। लगभग 1.5 लाख के आसपास सेना थी। सेना के कई भाग थे: अंगरक्षक सेना, अश्वारोही, हस्ती सेना, धनुर्धरी। इन सेना को राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। अच्छा, सैनिक छावनियों को कड़गम कहा जाता था। आप लिख लें इसको, कड़गम किसे कहा जाता था? सैनिक छावनियों को कड़गम। देखिए मैंने इसमें भी आपके लिख रखा है, कड़गम कहा जाता था। और जो प्रधान सेना नायक होता था उसको कहा जाता था महादंड नायक। और ये क्या करता था? युद्ध के समय राजा की सेना का नेतृत्व करता था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। अब है चोलकालीन उस समय क्या संस्कृति थी, सामाजिक जीवन में क्या रहा। जैसे आमतौर पे 4 वर्ण होते थे, उसी प्रकार से 4 वर्ण विद्यमान थे, लेकिन कई मिश्रित जातियाँ और उपजातियाँ भी बन गई थी। मतलब नवीन जातियों का भी उदय हो गया था। व्यवसायी जातियों में इंदगाई और वलंगई जाति प्रमुख थी। जातियाँ कई उपवर्गों में विभक्त थी और समाज में जातियों के आधार पर मोहल्ले भी बने हुए थे। सभी जगह होता है, जैसे समाज में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त था और शूद्रों का जो है अनेक प्रतिबंध थे। अच्छा, विवाह सजातीय होते थे लेकिन अंतरजातीय विवाह भी होते थे। नॉर्मली एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, किंतु जो राजवंश थे या धनी वर्ग थे उनमें अधिक पत्नियां भी वो लोग रखते थे। अच्छा, चोल काल में दास प्रथा प्रचलन में थी, किंतु दास जो थे वह अत्याचारों से मुक्त थे। सती प्रथा का भी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। चोल नरेश परांतक तृतीय की जो रानी थी वंदन, वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। वैसे आमतौर पर ये एक लोकप्रिय नहीं थी है। और ये जो हिंदू धर्म का युग था इस समय चोल काल, धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो, और शैव वैष्णव धर्म का भी विकास हुआ था।
चोल नरेश शैववतावलंबी थे, किंतु धार्मिक दृष्टिकोण से वे उदार थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने बौद्ध विहार को एक गांव दान दिया था और चोल साम्राज्य में शैव और वैष्णव धर्म के मतावलंबियों को अपनी उपासना करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। और जो हवन चलते थे ना, यज्ञ, उसका प्रचलन अब कम हो गया था और राजाधिराज प्रथम द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसका उल्लेख हमें अभिलेखों से मिलता है। अब साहित्य के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो इस समय इसमें तमिल साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी और यह काल जो था तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। इस काल में अधिकांश ग्रंथ और लेख जो है तमिल भाषा में लिखे गए थे। इस समय के संस्कृत ग्रंथों में वेंकट माधव रचित ऋग्वेद का भाष्य उल्लेखनीय था। इस युग के तमिल साहित्य सृजन में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के साहित्यकारों का समान योगदान था। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में कंबन नामक विद्वान ने रामावतरम नामक ग्रंथ की रचना की। इसी समय जनगोचर नामक विद्वान ने कलिंग तुनिंग नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कलिंग विजय का उल्लेख है। इसी तरह से पुंगेलिंद ने नामक कवि ने नल की कथा पर आधारित नलवेम्ब नामक ग्रंथ लिखा और सैलिकिलर नामक विद्वान ने शैव सिद्धांत का प्रतिपाद करते हुए पूर्या पुराणम नामक ग्रंथ लिखा। चोल काल के जैन विद्वानों में तिरुकेदवर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उन्होंने जीवक चिंतामणि नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। इसी समय तोलामोक्ति नामक जैन विद्वान ने प्रसिद्ध शूलमणि नामक काव्य लिखा। पद्मानंद नामक जैन विद्वान ने नत्रुल नामक व्याकरण की रचना की। बुद्ध मित्र नामक जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं, उन्होंने वीर सोल्यम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। अब चोल कालीन हम कला के ऊपर चर्चा करेंगे कि चोल कला कैसी थी। जो चोल नरेश थे वो कला प्रेमी थे, उन्होंने कला के में विकास किया। स्थापत्य के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी और साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई की सुविधा के लिए विस्तार किया, बाढ़ से जनधन की रक्षा की, कावेरी तथा अन्य नदियों के जल प्रवाह को विशाल खंडों से रोककर विशाल बांधों का निर्माण कराया, जिसमें गंगईकोंडचोलपुरम के निकट राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया बांध ये 16 मील लंबा था। कोरंगनाथ मंदिर, ये मंदिर तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवास नलूर नामक स्थान पर है और इस मंदिर का निर्माण परातंक प्रथम ने कराया था। ये मंदिर मंडप, गर्भगृह और अंतराल से युक्त है और गर्भगृह पर 20 फीट ऊंचा शिखर बना हुआ है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये मंदिर दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर है और इसका मंदिर का निर्माण चोल नरेश राज प्रथम के समय हुआ था। गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चोल नरेश राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसकी स्थापत्य शैली तंजौर मंदिर की शैली के समान है। यह आयताकार मंदिर है और इसकी लंबाई 340 फीट और चौड़ाई 110 फीट है। मंदिर का शिखर जो है 150 फीट है। इसके अलावा मंदिरों के अलावा जो चोल शासनकाल थे, उन्होंने अनेक मंदिरों का और निर्माण भी कराया। इनमें से अधिकांश जो मंदिर हैं तंजौर जिले में बने हुए हैं। सुब्रमण्य मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवनेश्वर मंदिर, ये सारे जो है तंजौर जिले में बने हुए हैं। चोल काल में मंदिरों के साथ साथ मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इस काल में बनी नटराज की मूर्ति अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा विष्णु, गणेश, यक्ष, अप्सराओं आदि की जो मूर्तियां हैं इस काल में बनाई गई। तो स्पष्ट है कि चोल कालीन जो शासक थे उन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय या महान उपलब्धियां हासिल की। धन्यवाद।